हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत है आपका मेरे आज के लेक्चर में, जो कि है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स अंडर द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। प्रीवियसली आई हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और अगर आपने ये लेक्चर्स मिस कर दिए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लेक्चर्स देख सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। सो द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज रेस्पिरेशन? Respiration is defined as the process of oxidation of food or breakdown of food in presence of oxygen to release energy. This definition I have told you in respiration in plants also. Respiration की definition plants और animals दोनों के केस में सेम होती है। तो respiration क्या है? It is the process of oxidation of food, जहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नाउ डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो अब हम देखेंगे जो अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे होते हैं। तो पहला यूनिसेल्युलर एनिमल जैसे कि अमीबा, उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है सेल मेम्ब्रेन। अमीबा चूंकि यूनिसेल्युलर है, एक ही सेल का बना होता है, तो उसमें कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज कर जाती है सेल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर डिफ्यूज आउट हो जाता है। सो देयर इज नो स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर एनिमल्स। नाउ अर्थवर्म, अर्थवर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन होता है। स्किन के थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट करता है। नेक्स्ट इज एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि मछलियां वगैरह, इनमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, बहुत कॉमन सी बात है कि एक्वेटिक एनिमल्स दे रेस्पायर थ्रू गिल्स। नाउ इंसेक्ट्स, दे हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन लाइक स्पाइरकल्स एंड ट्रैकिया। स्पाइरकल्स आर द पोर्स, आर द ओपनिंग्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी। ठीक है, जैसे हम लोगों में जो पोर्स या ओपनिंग होती है वो सिर्फ एक नोज होती है, नाक के थ्रू हम सांस ले सकते हैं। इनमें ढेर सारी ओपनिंग्स होती है इंसेक्ट्स में ओवर देयर बॉडी, और उनको स्पाइरकल्स बोलते हैं। और ये स्पाइरकल्स बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ले जाते हैं बाय मींस ऑफ ट्रैकिया। ठीक है। नाउ लैंड एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमंस या बर्ड्स, इनमें वी हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिनको कि हम लंग्स बोलते हैं, और यही चैप्टर के डिटेल में हम आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव 3 कॉमन फीचर्स। यानी वो क्या कॉमन फीचर्स होते हैं जो कि सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में होने चाहिए। फर्स्ट, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू गेट एनफ ऑक्सीजन। जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं, जितने भी एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। सेकेंड, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव थिन वॉल्स फॉर ईजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अच्छा, लार्ज सरफेस एरिया की वजह से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में तो ये आ जाएंगे, लेकिन अगर इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जो वॉल्स हैं अगर वो थिक हुई तो क्या होगा? डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। इसलिए थिन वॉल्स होनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन आने के बाद वो डिफ्यूज भी हो सके सेल के अंदर, बॉडी के अंदर वो डिफ्यूज भी हो सके। ठीक है। थर्ड वन, all the respiratory organs have rich blood supply for transporting respiratory gases। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट से फिर से देखिए एक बार, सरफेस एरिया लार्ज होगा तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अच्छे से आ जाएंगे। सेकेंड वन, कांटेक्ट में आने के बाद डिफ्यूजन होगा तो थिन वॉल्स होनी चाहिए ताकि डिफ्यूजन हो जाए। अब जब ये ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर आ गया, डिफ्यूज इन हो गया, ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन यहाँ तो रहना नहीं है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर, इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू एंटायर बॉडी। तो ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड करेगा। तो इसलिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास रिच ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई नहीं, रिच ब्लड सप्लाई का मतलब होता है एनॉर्मस ब्लड सप्लाई, ढेर सारी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। तो अगर ब्लड सप्लाई ही नहीं होगी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? ऑक्सीजन तो ये इसके पास ही स्टोर हो जाएगा ना, और ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ने लिया किस लिए? टू सप्लाई एंटायर बॉडी फॉर रेस्पिरेशन, ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। तो इसलिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के पास रिच ब्लड सप्लाई होनी चाहिए ताकि ये रेस्पिरेटरी गैसेस जो ऑक्सीजन आई है ये पूरी बॉडी में सप्लाई हो सके। नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, दैट इज एक्वेटिक एनिमल्स,
नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। इसका क्या मतलब हुआ, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं जैसे कि हम लोग हैं, ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं। लेकिन वो एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं, उनको किस ऑक्सीजन पर डिपेंड होना पड़ता है, जो ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व्ड है। ठीक है, अब आगे देखिए, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एयर में जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन वाटर। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो पानी में है उसका अमाउंट कम होता है। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच हायर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्या फर्क पड़ता है इससे, क्योंकि पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स के जो ब्रीदिंग रेट है वो ज़्यादा होता है हम लोगों से, क्योंकि हम लोग कम ब्रीदिंग भी करेंगे अगर तो ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी के अंदर पहुंच जाएगी, जबकि एक्वेटिक एनिमल्स को उतनी ही ऑक्सीजन लेने के लिए कई बार सांस लेनी पड़ेगी, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, तो कम है तो बार बार सांस लेनी पड़ेगी। दैट्स वाई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा होता है। आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा कि एक्वेटिक एनिमल्स में ब्रीदिंग रेट ज़्यादा क्यों होता है, तो उसका आंसर आप यही बताएंगे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं उनको ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाती है, इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट कम होता है, जबकि एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उसको ऑक्सीजन पानी में कम मिलती है, इसलिए ब्रीदिंग रेट उनका ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज respiration in amoeba. Amoeba is a single-celled animal and it depends on simple diffusion of gases for breathing. अमीबा जो कि एक सिंगल सेल एनिमल है, इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन पर डिपेंड होता है ब्रीदिंग के लिए। नेक्स्ट, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन अमीबा टेक्स प्लेस थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। जो अमीबा में गैसियस एक्सचेंज होता है वो सिंपली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, क्योंकि अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। ठीक है, नाउ अमीबा लिव्स इन वाटर, दिस वाटर हैज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन इट, द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी ऑफ अमीबा थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। अमीबा जो कि पानी में रहता है और पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, और यही डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाती है अमीबा की बॉडी में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। नेक्स्ट, सिंस द अमीबा इज वेरी स्मॉल इन साइज सो द ऑक्सीजन स्प्रेड्स क्विकली इनटू द होल बॉडी ऑफ अमीबा। चूंकि अमीबा का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए जो ऑक्सीजन सेल के अंदर डिफ्यूज करे गई है, अमीबा की बॉडी में गई है, वो पूरी बॉडी में डिफ्यूज कर जाएगी। ठीक है, क्यों डिफ्यूज कर जाएगी, क्योंकि सिंगल सेल एनिमल है, एक सेल के बराबर पूरी बॉडी है, तो डिफ्यूजन की वजह से आसानी से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट, दिस ऑक्सीजन इज यूज फॉर रेस्पिरेशन इनसाइड द अमीबा, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच डिफ्यूजेज आउट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा इनटू द सराउंडिंग वाटर। ये जो ऑक्सीजन अमीबा की बॉडी में गई है, इससे रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जो कि डिफ्यूज आउट हो जाएगा, उसी तरह से जैसे कि ऑक्सीजन डिफ्यूज इन हुई थी, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन गई थी, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाएगी वापस उसी पानी में। नाउ द मेन टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। इन ह्यूमन बींग्स मेनी ऑर्गन्स टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, दीज ऑर्गन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन बींग्स में कई सारे ऑर्गन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि नोज, फेरेंक्स, ट्रैकिया, लंग्स, तो ये सारे ऑर्गन्स को कलेक्टिवली इकट्ठे बोला जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ विल डिस्कस द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। द फर्स्ट पार्ट, नोज। देयर इज अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स एट द लोअर एंड ऑफ नोज, द एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रल्स। हमारी जो नोज है इसके लोअर एंड पर नॉस्ट्रल्स यानी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू एयर अंदर जाती है। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉस्ट्रल्स किसे कहते हैं। नाउ द एयर पासिंग थ्रू नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस दैट लाइंस द पैसेज। ये जो एयर नॉस्ट्रल्स के थ्रू नोज के अंदर गई है, तो नोज के अंदर का जो पूरा रास्ता है इसको हम बोलते हैं नेजल पैसेज। तो इस पैसेज में फाइन हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि डस्ट पार्टिकल्स को प्रिवेंट करता है, रोक लेता है फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक। सेकेंड इज
throat or pharynx. The nasal passage opens behind into pharynx. It is a common passage for food and air. ये जो nasal passage है कहाँ खुलता है? pharynx में खुलता है, और pharynx एक common passage है, common opening है for food and air. It leads into an air tube called trachea through a slit called glottis. अब आप डायग्राम देखिए, pharynx is opening into two passages, एक ट्रैकिया है और दूसरा ईसोफेगस है। तो ट्रैकिया जो कि एयर पैसेज है और इस एयर पैसेज की ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस। वही लाइन यहाँ पे मैंने पढ़ी अभी, इट लीड्स इनटू एन एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया थ्रू अ स्लिट कॉल्ड ग्लॉटिस। नेक्स्ट, द ग्लॉटिस ऑलवेज रिमेन ओपन एक्सेप्ट ड्यूरिंग swallowing. द ग्लॉटिस बियर्स अ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ये जो ग्लॉटिस है ये हमेशा खुला रहता है एक्सेप्ट ड्यूरिंग swallowing. जब हम खाना सॉलो करते हैं उस वक्त ये ग्लॉटिस बंद हो जाता है बाय अ फ्लैप, by a lid known as epiglottis. You can see the epiglottis in the diagram. ये epiglottis जो है वो glottis को बंद कर देता है जब हम खाने को निगलते हैं, swallow करते हैं। During swallowing, epiglottis closes the glottis to avoid entry of food into the air pipe. यानी जब खाना हम swallow कर रहे होते हैं उस वक्त ये epiglottis glottis को बंद कर देता है ताकि खाना glottis से होता हुआ ट्रैकिया या एयर पाइप में ना पहुंचने पाए। Next is trachea. It is a thin wall tube that extends downward through the neck and divides into two major bronchus which enters in the right and left lung. ट्रैकिया एक ट्यूब है, एक पाइप है जो कि फेरिंक्स से होते हुए नीचे आता है और लंग्स के पास ये दो ब्रांचेस में डिवाइड कर जाता है एंड दीज ब्रांचेस आर नोन एज ब्रोंकस. यू कैन सी इन द डायग्राम ट्रैकिया इज डिवाइडिंग इनटू टू ब्रोंकस and these two bronchus enters into left and right lung. Next, trachea is covered by cartilaginous rings to avoid collapsing when no air is present in it. इस लाइन का मतलब समझिएगा आप, ट्रैकिया के चारों तरफ कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स प्रेजेंट होती हैं और इन रिंग्स का काम होता है कि जब ट्रैकिया में एयर प्रेजेंट नहीं है तो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोका जाए, क्योंकि अगर ट्रैकिया एक बार कोलैप्स हो जाएंगी उनकी दीवारें आपस में मिल जाएंगी, यानी उनका जो राउंड स्ट्रक्चर है वो फ्लैट हो जाएगा, तो फिर एयर पास नहीं हो पाएगी। तो इन कार्टिलेज रिंग्स का काम होता है कि ट्रैकिया को जो राउंड शेप है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन रखें। नेक्स्ट इज ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स. विद इन द लंग्स द ब्रोंकस फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंकियोल्स विच सब डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रोंकियोल्स. देखिए अभी जब ट्रैकिया मैंने बताया तो आपको ये बताया था कि ट्रैकिया जब नीचे आएगा लंग्स के पास तो वो दो ब्रांचेस में डिवाइड कर जाएगा। उन दोनों ब्रांचेस को हमने बोला था ये ब्रोंकस हैं। आपको डायग्राम में भी दिखाया था कि ब्रोंकस किसे कहते हैं, जब ट्रैकिया डिवाइड करता है और उसके दो पार्ट हो जाते हैं जो कि दोनों लंग्स में एंटर करते हैं तो उनको बोलते हैं ब्रोंकस। अच्छा, ये ब्रोंकस जब लंग्स में एंटर कर जाते हैं तो ये फर्दर डिवाइड करते हैं, तो फर्दर जब डिवाइड करेंगे तो उन ब्रांचेस को हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स, और फिर वो ब्रोंकियोल्स और फर्दर डिवाइड करेंगी और फर्दर स्मॉलर ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, नाउ ईच ब्रोंकियोल फाइनली डिवाइड इनटू एल्वियोलर डक्ट विच एंटर्स द एल्वियोलर सैक या एल्विलाई विच आर सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोंकस पहले लंग्स में जाएगा तो ये ब्रोंकियोल्स में डिवाइड करेगा, फिर एक ब्रोंकियोल, दो ब्रोंकियोल में, फिर दो ब्रोंकियोल और चार ब्रोंकियोल में, ढेर सारी ब्रोंकियोल्स बनती चली जाएंगी और अल्टीमेटली ये सारी ब्रोंकियोल्स जब फर्दर डिवाइड कर लेंगी तो आखिर में जाके कहाँ खुलेंगी. आप डायग्राम देखिए, ये सारी ब्रोंकियोल्स अल्टीमेटली दे आर ओपनिंग इनटू एल्वियोलाई, जिसको कि हम एल्वियोलर सैक या एयर सैक बोल रहे हैं, जहाँ जो कि फाइनल डेस्टिनेशन है ऑक्सीजन का. ठीक है, जो कि ब्रोंकियोल्स ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं वो इन एल्वियोलाइज तक पहुँचेंगे. तो ये जो एल्वियोलाई के जस्ट पहले वाली ब्रांच है यानी फाइनल ब्रांच ऑफ ब्रोंकियोल विच इज ओपनिंग इनटू द एल्वियोलाई, इसको बोला जाता है एल्वियोलर डक्ट. नाउ यू कंपेयर दिस थिंग विद द डायग्राम. डायग्राम में आप देखिए ट्रैकिया से सीधे पहले ब्रोंकस आया, ब्रोंकस इज एंटरिंग इनटू द लंग्स, उसके बाद द ब्रोंकस इट इज डिवाइडिंग इनटू ब्रोंकियोल्स, ढेर सारे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हुआ एंड फाइनली दीज ब्रोंकियोल्स आर ओपनिंग इनटू एल्वियोलाई. और जो आखिरी है, आखिरी ब्रोंकियोल जो कि ओपन कर रहा है एल्वियोलाई में, उसको बोला जाता है एल्वियोलर डक्ट. नाउ इट इज इन द एल्वियोलाई दैट गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस. ये मैंने अभी बताया आपको कि एल्वियोलाई ही वो आखिरी जगह है जो फाइनल डेस्टिनेशन है ऑक्सीजन का, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है. नाउ द लंग्स
In humans, the respiratory organs are lungs which provide the surface for the exchange of gases. ह्यूमन बीइंग में जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है उनको हम लंग्स बोलते हैं, क्योंकि लंग्स के अंदर ही मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले एल्वेलाई प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं एल्वेलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है. द लंग्स आर प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी ऑन द साइड्स ऑफ द हार्ट. लंग्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? थोरैसिक कैविटी में, थोरैक्स में प्रेजेंट होती हैं. ऑन द साइड्स ऑफ द हार्ट, हार्ट सेंटर में होता है, बीच में प्रेजेंट होता है और इस हार्ट के दोनों तरफ लंग्स आर प्रेजेंट. आप डायग्राम देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हार्ट इज प्रेजेंट इन द सेंटर और हार्ट के दोनों साइड्स में लंग्स प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट, द थोरैसिक कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी बाय अ मस्कुलर पोर्शन कॉल्ड डायफ्राम. ये जो थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी के नीचे क्या होती है? एब्डोमिनल कैविटी, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं एब्डोमेन. तो ये थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी जो है इसके बीच में एक लेयर होती है, एक दीवार होती है, उसको बोला जाता है डायफ्राम. नाउ नेक्स्ट, ईच लंग इज एंक्लोज्ड बाय टू मेम्ब्रेन, द प्लूरल मेम्ब्रेन. जो लंग्स हमारी होती हैं उनके बाहर एक कवरिंग होती है, तो लंग्स में डबल कवरिंग होती है, एक डबल लेयर होती है फॉर प्रोटेक्शन. एंड दिस प्रोटेक्शन, दिस मेम्ब्रेन और दिस लेयर यू कैन से इज नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आप समझेंगे कि इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, गैसियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, ये सारे प्रोसेसेस कैसे होते हैं. तो इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से समझिएगा, मैं भी ज़रा धीरे धीरे आपको समझाऊंगा. फर्स्ट, व्हेन वी ब्रीद इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम. जब हम सांस लेते हैं तो उस समय हमारी रिब्स हल्का सा बाहर की ओर आती हैं और डायफ्राम जो हमारा है वो फ्लैट हो जाता है. इसका मतलब देखिए डायग्राम से आप, रिब्स हल्की सी बाहर निकल आएंगी, हल्की सी बाहर आएंगी और डायफ्राम जो कि डोम शेप्ड है, डोम शेप समझ में आ रहा है, ऊपर की ओर उठा हुआ है, ये फ्लैट हो जाएगा, मतलब कि नीचे की तरफ आ जाएगा. अब इन दोनों प्रोसेस की वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस. जब ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं कि रिब्स हल्का सा बाहर की ओर आई और डायफ्राम नीचे की ओर चला गया, तो थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ गई. आगे, एंड व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीज प्रेशर इज डिक्रीज. ये आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. जब भी प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, यानी प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया. जब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया तो एयर प्रेशर घट गया. समझिएगा बात को, वॉल्यूम बढ़ गया है. वॉल्यूम क्यों बढ़ा था? रिब्स के बाहर की ओर आने की वजह से और डायफ्राम जो नीचे हुआ था, तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा था और एयर प्रेशर घट गया. एयर प्रेशर एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बाहर एयर प्रेशर है हमारी बॉडी के, उससे कम हो गया हमारे लंग्स के अंदर एयर प्रेशर. तो अब एयर प्रेशर को बराबर करने के लिए बाहर की एयर जो है वो अंदर अपने आप आ जाएगी, यानी हम ना चाहते हुए भी सांस ले लेंगे. इसीलिए हम बोलते हैं कि ब्रीदिंग जो है वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है. इनवॉलेंट्री मीन्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो अपने आप बाहर की एयर जो है वो प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए अंदर की ओर आएगी. ठीक, देयरफॉर एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एल्वेलाई. तो इस वजह से एयर अंदर आएगी लंग्स के अंदर और एल्वेलाई तक पहुंच जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट, द एल्वेलाई आर सराउंडेड बाय थिन ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज कैरिंग ब्लड इन देम. ये जो एल्वेलाइज हैं इनके चारों तरफ, अब आप एल्वेलाई का डायग्राम देखिए, एल्वेलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं ढेर सारी. ये बहुत ही फाइन ब्लड वेसल्स हैं, इनको हम कैपिलरीज बोलते हैं और इनमें ब्लड प्रेजेंट होता है. ठीक है, और इनमें कौन सा ब्लड होता है? जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन से होकर ये ब्लड वापस आया है, पूरी बॉडी से घूमकर तब ये ब्लड यहाँ पर आया है. तो इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है. आगे, सो द ऑक्सीजन ऑफ एयर डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द एल्वेलाई वॉल्स इनटू द ब्लड. तो अब क्या होगा? एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो एल्वेलाई की ऑक्सीजन, डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा, डिफ्यूजन में क्या होता है? गैसेस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में डिफ्यूज करती हैं. ठीक है, तो एल्वेलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए एल्वेलाई से ऑक्सीजन निकल के कहाँ जाएगा? ब्लड में. और ब्लड में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? एल्वेलाई में, यानी हमारे लंग्स में, और उसको हम एक्सहेल कर देंगे.
द ऑक्सीजन इज कैरिड बाय ब्लड अटैच टू हीमोग्लोबिन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो ऑक्सीजन एल्वेलाई से डिफ्यूज करके ब्लड में आया है, अब ये हीमोग्लोबिन से अटैच होगा और हीमोग्लोबिन इसको ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में हमारे पहुंचाएगा। As the blood passes through the tissues of the body, the oxygen present in it diffuses into the cells. जैसे जैसे ब्लड हमारे बॉडी के टिश्यूज में सर्कुलेट करता हुआ पहुंचेगा तो ऑक्सीजन इस ब्लड से निकल के टिश्यूज में जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के वहां पहुंचेगा। अब वहां क्यों पहुंचेगा, आगे देखिए। द ऑक्सीजन कंबाइंस विद द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। अब आया है मेन पॉइंट, ये ऑक्सीजन हमारे सेल्स में जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है, देखिए हमने जो आपको पढ़ाया था चैप्टर में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसमें मैंने क्या बताया था, खाना डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड उसको लेके पूरी बॉडी के सेल्स में पहुंच जाता है। तो यानी कि सेल्स में डाइजेस्टेड फूड पहले से है, हम खाना खा के बैठे हैं, हमारा पेट भरा है, हमारे सेल्स में खाना है, डाइजेस्टेड फूड इज ऑलरेडी प्रेजेंट। अब ये ऑक्सीजन गया सेल्स के अंदर और उसने इफ डाइजेस्टेड फूड का ब्रेकडाउन किया टू रिलीज एनर्जी, और इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द सेल्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज। दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड। अब ये जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन हुआ था, ऑक्सीजन गया था, डाइजेस्टेड फूड का ब्रेकडाउन हुआ था, एनर्जी रिलीज हुई थी, उसके साथ साथ रेस्पिरेशन में आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है विच इज अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर अस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड अब वापस ब्लड में डिफ्यूज कर जाएगी। ठीक है, नाउ ब्लड कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स वेयर इट डिफ्यूजेज इनटू द एल्विलाई। अब देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ब्लड जो है ये जो CO2 इसको मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये क्या करेगा, ब्लड वापस इसको लेके लंग्स तक जाएगा और लंग्स में जाने के बाद ये फिर से एल्विलाई को दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड और वहां से ऑक्सीजन लेके फिर चला आएगा। तो एल्विलाई में अब कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया, एल्विलाई की ऑक्सीजन फिर से लेके ब्लड वापस आ गया। ठीक, आगे व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर, अब जब हम सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है, द डायफ्राग्म एंड द मसल्स अटैच टू द रिब्स रिलैक्स, यानी हमारा डायफ्राग्म और जो रिब्स की मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, डायफ्राग्म ऊपर की ओर आ जाता है, वापस अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे पोजीशन पे आ जाता है, रिब्स वापस अंदर की ओर चली जाती हैं, ड्यू टू विच आर चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम्स स्मॉलर। जो हमारी चेस्ट कैविटी है, थोरैसिक कैविटी है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और छोटी हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाती है, और जब वॉल्यूम कम हो जाएगी तो क्या होगा, एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। याद करिए फिर से वही बॉयल्स लॉ, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। तो जब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज इन एयर प्रेशर हमको न चाहते हुए भी एक्सेल करना पड़ेगा, सांस ऑटोमेटिक बाहर निकल आएगी, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलेशन। क्लियर, नाउ आगे देखिए, दिस कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द चेस्ट कैविटी पुशेस आउट CO2 फ्रॉम द एल्विलाई ऑफ लंग्स इनटू द ट्रैकिया, नॉस्ट्रल्स, देन आउट ऑफ द बॉडी इनटू द एयर। यही मैंने बताया आपको कि ये जो मूवमेंट होता है चेस्ट कैविटी का, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है एयर का, कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई से होते हुए ट्रैकिया, नॉस्ट्रल से होते हुए बॉडी के बाहर। नेक्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ ब्रीदिंग। द एवरेज ब्रीदिंग रेट इन एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग इन नॉर्मल सिचुएशन इज अबाउट 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। जो एवरेज हमारा ब्रीदिंग रेट है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन का मतलब हुआ कि आप बहुत डीप स्लीप में भी नहीं है कि एकदम गहरी नींद में सो रहे हैं, उस समय ब्रीदिंग रेट सबसे कम होता है, और ना ही हम जो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, उस कंडीशन में नहीं। नॉर्मल कंडीशन में हम चुपचाप बैठे हैं आराम से, जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस वक्त हम नॉर्मल सिचुएशन में नहीं है। नॉर्मल सिचुएशन का मतलब जब चुपचाप बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा ब्रीदिंग रेट इस वक्त, जो मेरा ब्रीदिंग रेट है वो कम से कम इस वक्त 22-25 के आसपास चल रहा होगा, क्योंकि एनर्जी हमको ज़्यादा चाहिए तो ब्रीदिंग रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो नॉर्मल सिचुएशन में जो ब्रीदिंग रेट है वो लिखा हुआ है यहाँ पे 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। दिस ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज विद इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। अभी मैंने यही बात डिस्कस की कि जो ब्रीदिंग रेट है ये फिजिकल एक्टिविटी के साथ इंक्रीज करता जाएगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी है, तो इस वक्त ब्रीदिंग रेट मेरा ज़्यादा है। अभी मैं दौड़ने लगूंगा, फिजिकल एक्सरसाइज करने लगूंगा, जॉगिंग करने लगूंगा, तो उस वक्त मेरी ब्रीदिंग रेट और ज़्यादा हो जाएगी। तो ब्रीदिंग रेट जो है फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। सेकेंड, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन
प्रेजेंट इन आवर ब्लड। ये जो ऑक्सीजन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के लिए हमें चाहिए होती है, ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन ले जाता है। तो हीमोग्लोबिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो ब्लड अकेला ऑक्सीजन नहीं ले जा पाएगा, ठीक है। तो द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज फ्रॉम 12 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ये वैल्यूज आप याद रखिएगा कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का रेट होता है हेल्दी पर्सन में वो कितना होना चाहिए। नेक्स्ट, द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ अ पर्सन reduces the oxygen carrying capacity of blood resulting in breathing problem, tiredness and lack of energy। देखिए, ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑक्सीजन को एक जगह से हमारी बॉडी के दूसरी जगह तक ले जा सकती है। तो अगर ये हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में कम हो गया तो ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो ब्लड की जो कैरिंग कैपेसिटी है कि वो कितना ऑक्सीजन ले जा सकती है वो कम ले जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी कैरिंग कैपेसिटी अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बन पाएगी, जो रिक्वायर्ड अमाउंट में एनर्जी है वो नहीं बन पाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा फिर? टायर्डनेस, लैक ऑफ एनर्जी, थकान होगी क्योंकि एनर्जी कम बन रही है। Next topic is, why do we feel hungry after doing a physical exercise? Now, when we do a physical exercise, the food present in our body is converted into energy at a very fast rate to produce more energy। देखिए, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस वक्त हमारी बॉडी को एनर्जी नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा चाहिए होती है, तो फूड जो हमारी बॉडी में है वो जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाता है टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी। आगे, सिंस ऑल द फूड गेट्स कंज्यूम्ड इन जनरेटिंग द एनर्जी वी स्टार्ट फीलिंग हंग्री। अब चूंकि सारा फूड कंज्यूम हो गया एनर्जी प्रोड्यूस करने में तो हमको जल्दी जल्दी भूख लगती है। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड व्हेनेवर अ फ्यूल बर्न्स इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कब बनती है? जब भी हम किसी चीज़ को जलाएंगे इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। इनसफिशिएंट सप्लाई का मतलब जहाँ पर एयर की सप्लाई कम है। तो अगर फुल एयर सप्लाई है तो किसी भी चीज़ को जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, लेकिन अगर सप्लाई कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ कोल इज बर्न्ड इन अ क्लोज्ड स्पेस देन अ लॉट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म। अगर कोयले को हम किसी बंद कमरे में जलाएंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं प्रोड्यूस होगी, क्योंकि बंद कमरे का मतलब क्या हुआ? एयर की लिमिटेड सप्लाई हो गई, इनसफिशिएंट सप्लाई हो गई, तो उस वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये देखते हैं। हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। यानी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही प्रेजेंट है तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से अटैच हो जाएगा। So if carbon monoxide gas is inhaled by a person, then this carbon monoxide binds very strongly with hemoglobin in the blood। तो अगर किसी बंदे ने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इनहेल कर लिया है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाएगा जाके, एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन टू द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जब इस हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो गया है तो अब ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन से अटैच नहीं हो पाएगा, और ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से अटैच नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन द पर्सन कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। अब जैसे जैसे ये इंसान ये जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहा है, अगर लगातार इनहेल करता जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होता चला जाएगा, तो अब क्या होगा? ये सांस नहीं ले पाएगा प्रॉपरली। क्यों? आगे देखिए, इफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इनहेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड विल स्ट्रांगली बाइंड टू हीमोग्लोबिन फॉर्मिंग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कंपाउंड का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत लंबे समय तक इनहेल कर ली जाएगी तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से फर्मली स्ट्रांगली बाइंड कर जाएगी और जो कंपाउंड बनाएगी वो उसको कहा जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और फिर ये टूटेगा नहीं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है। आगे, एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड बिकॉज हीमोग्लोबिन इज नॉट फ्री। ऑक्सीजन अब नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन तो कार्बन मोनोऑक्साइड से अटैच हो गया है। सो द पर्सन विल डाई
ड्यू टू इनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन हिज बॉडी। तो अब इस पर्सन की डेथ हो जाएगी, क्योंकि इस पर्सन को ऑक्सीजन अगर बॉडी में जा भी रही है तो वो सिर्फ लंग्स तक ही रुकी हुई है, ब्लड में जाने के बाद वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच नहीं हो पा रहा है। सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक। होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू।